हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र दास प्रैक्टिस गुरु नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा बेटा आप देख पा रहे हो थंबनेल में, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पेनक्रियास के ऊपर होगा। बेटा हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हमने हार्मोन्स, ग्लैंड्स, हार्मोन, प्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, ये ग्लैंड्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज जो हम ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं वो पेनक्रियास रहेगा। बेटा वो क्या रहेगा हमारा? पेनक्रियास। कि सर पेनक्रियास क्या होता है? तो जैसा जब मैं ग्लैंड्स के टाइप्स बता रहा था आपको, तो मैंने बताया था कि एक ऐसी ग्लैंड या एक ऐसा ऑर्गन है जो मिक्स्ड ग्लैंड का काम करता है कि सर वो एंडोक्राइन वर्क भी करता है और एक्सोक्राइन वर्क भी करता है। आई बात समझ में आता है? तो सर आज हम उसी ऑर्गन को पढ़ने जा रहे हैं कि सर इसका एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है, एंडोक्राइन फंक्शन क्या है। अब बात करूं सर इसकी एनाटॉमी की, तो बेटा तो इसकी डिटेल एनाटॉमी है ना, वो मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ पढ़ाने वाला हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इसकी डिटेल एनाटॉमी हम पढ़ लेंगे। आज हम थोड़ा सा इसका एनाटॉमी का सुपरफिशियल पोर्शन पढ़ेंगे और इसके एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पूरा हम आज ही पढ़ेंगे। इसके कौन से हार्मोन होते हैं, कौन सा हार्मोन क्या काम करता है, कहाँ से रिलीज होता है, कौन सी सेल उस हार्मोन को बनाती है। अगर बात समझ में बेटा यहाँ तक? तो अगर शुरू करूँ और मैं पेनक्रियास के बारे में बात करूँ, तो जैसा हम हर बार नोट्स बनाते आ रहे हैं साथ में, सेम ऐसे ही आज भी हम नोट्स बनाएंगे बेटा। ठीक है, आगे बात समझ में तुम लोगों को बेटा? चल, तो पहली बात आती है सर हमारी कि पेनक्रियास क्या है। तो मैं बोलूँ फर्स्ट हमारी हेडिंग क्या रहेगी बेटा? आज हमारी हेडिंग पेनक्रियास। ठीक है बेटा, व्हाट इज पेनक्रियास। तो मैं पेनक्रियास के बारे में अगर बोलूँ तो मैं एक लाइन लिखूंगा, इट इज लीव शेप लीव शेप्ड ऑर्गन। कैसा ऑर्गन है सर ये? एक पत्ती के आकार का ऑर्गन है। कैसा है बेटा? पत्ती के आकार। आगे बात समझ में बेटा यहाँ तक? सर ये एक लीव शेप ऑर्गन है विच इज, जो कि अगली लाइन लिख सकते हैं हम, विच इज लोकेटेड एट, सर विच इज लोकेटेड एट, कहाँ लोकेटेड है सर ये? इन अपर एब्डोमेन। कहाँ बेटा? इन अपर एब्डोमेन एंड just behind the stomach and in front of spinal cord। इन फ्रंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। कि सर ये जो है हमारे स्टमक के जस्ट नीचे, स्टमक के जस्ट पीछे है और स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट आगे है। और जो इसका हेड है सर वो डियोडिनम के सी शेप के कर्वेचर में फिक्स्ड होता है। कैसे होता है अभी इमेज दिखा देता हूं मैं आपको। अगर आप इमेज देखोगे तो बेटा आपको देखने को मिलेगा, ये देखो, आपको इस इमेज में देख पा रहे हो कि ये स्टमक के पीछे है सर। ये देखो, ये स्टमक के पीछे लोकेटेड है और इसका जो सिर है सर, वो हेड है, वो कहाँ है सर? डियोडिनम के सी शेप के कर्वेचर में। अभी डियोडिनम क्या है? तो आपको ये ऑर्गन दिख रहा है बेटा, ये देखो। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में सुना होगा आपने कि सर हमारी दो आंत होती है, दो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल और एक लार्ज। तो सर अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं, किसकी बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सर तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है डियोडिनम, दूसरा होता है सर जोजिनम और तीसरा होता है सर इलियम। आगे बात समझ में बेटा? तो जो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है या फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसे हमने क्या नाम दिया सर? डियोडिनम। जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सर यहाँ से आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है और क्या होता है यहाँ पर, वेटर वो एम्पुल ऑफ वेटर होता है, क्या होता है, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। क्लियर हुई बात बेटा यहाँ तक? ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं पेनक्रियास के बारे में। अब अगर बात करूँ सर इसका वेट, क्या बोलूँ बेटा मैं इसका वेट? मैं लिख सकता हूं सर इट्स वेट
अराउंड 80 to 100 ग्राम। सर इसका वजन लगभग कितना होता है बेटा? 80 से 100 ग्राम। क्लियर हो गई बात यहाँ तक बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सर इसके 3 पार्ट होते हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ सर इट हैज 3 पार्ट। कितने पार्ट है सर इसके? 3 पार्ट है। कौन कौन से सर? तो फर्स्ट वन आ जाता है हमारे पास हेड ऑफ पेनक्रियाज। दूसरा है सर बॉडी ऑफ पेनक्रियाज। और थर्ड वन आ जाता है सर, थर्ड वन या लास्ट वन जो आ जाता है हमारा टेल ऑफ पेनक्रियाज। ठीक है बेटा, ये बताना मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम में चाहिए था, पर ये वाला जो पोर्शन है ये आज हमारे काम आने वाला है कि टेल ऑफ पेनक्रियाज में कुछ पोर्शन ऐसा है जो एंडोक्राइन वर्क करता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए मैंने इसके बॉडी पार्ट्स आपको बताए। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? फिर मैं अगर बात करूं बेटा कि सर इसका एंडोक्राइन पोर्शन कितना है और एक्सोक्राइन पोर्शन कितना है, जैसे कि हमने बोला है कि सर इट इज मिक्स्ड ग्लैंड, इट इज ड्यूअल ऑर्गन बोलूं या मैं बोल सकता हूं सर मिक्स्ड ऑर्गन। कैसा है सर? मिक्स्ड ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि वर्क करता है कैसे? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। ठीक है बेटा, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों वर्क ये करता है। आगे बात समझो बेटा? ठीक है। अब अगर मैं लिखूं यहाँ पर कि सर एक लाइन लिखते हैं कि सर इसका कितना परसेंट पार्ट तो एक्सोक्राइन है और कितना परसेंट पार्ट इसका एंडोक्राइन है। तो फॉर एग्जांपल बेटा अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँ, ये देखो ये पेनक्रियाज हो गई, इसकी पेनक्रियाटिक डक्ट हो गई। ये क्या है बेटा? पेनक्रियाटिक डक्ट। ये हो गया सर हेड, ये हो गए सर बॉडी, और ये हो गए सर। क्लियर बात यहां तक? ठीक है सर। तो सर इसके टेल में कुछ ग्रुप ऑफ सेल है। क्या है बेटा? इसकी टेल में मैं अलग कलर से बनाना पसंद करूंगा। ये देखो ये कुछ ग्रुप ऑफ सेल हैं जो इसके टेल में लोकेटेड हैं। कुछ एक बॉडी में भी होती, एक आधी तो बॉडी में भी होगी सर इसके, बाकी मैक्सिमम पोर्शन कहाँ है इसका? टेल में। और जो ये ग्रुप ऑफ सेल है बेटा इसे हमने नाम दे रखा है आइसलेट ऑफ लेंगरहैंस। सर इन जो ग्रुप ऑफ सेल है इसको क्या नाम दे रखा है हमने? आइसलेट ऑफ लेंगरहैंस। क्लियर हुई बात यहां तक? बेटा ये जो आइसलेट ऑफ लेंगरहैंस है यही वो पार्ट है जहां से हॉर्मोन्स बनेंगे। क्या है ये सर? ये वो एंडोक्राइन पार्ट है इसका। क्या है? एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, कितना परसेंट होता है सर? तो सर पेनक्रियास का लगभग 1% ओनली। कितना बेटा? लिख सकता हूं ओनली 1% पार्ट इसका कैसा है सर? एंडोक्राइन है। बाकी 99% पार्ट इसका क्या है सर? एक्सोक्राइन। कैसा है सर? एक्सोक्राइन है। अभी एक्सोक्राइन क्या है क्या नहीं है ये मैं कुछ चीजें तो आपको बता चुका हूं, इसमें एक्सोक्राइन क्या काम करेगा वो मैं अभी आगे बताने वाला हूं। क्लियर हो गई? तो हम इस लाइन को भी लिख लेते हैं सर, लाइन को लिख लेते हैं हम यहाँ। आगे अगर हम लिखे बेटा क्या लिखेंगे हम कि सर पेनक्रियास, ये मैं बोलूं इट्स
इट्स अप्रोक्स 1% part is endocrine and remain 99% part is एक्सोक्राइन। कि सर इसका बाकी 99% पार्ट कैसा है सर? एक्सोक्राइन है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक बेटा? अब बात आती है कि सर इसके एंडोक्राइन पार्ट को क्या कहते हैं? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया बेटा कि सर इसके एक्सोक्राइन पार्ट को हम क्या कहते हैं? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। आ गई बात समझ में? तो यही लाइन भी यहाँ लिख देते हैं हम। ये लाइन हम यहाँ लिख देते हैं। लिखिए आगे, लिखेंगे सर इट्स endocrine part is known as isolate of Langerhans। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? यहाँ तक कोई दिक्कत तुमको नहीं है। अब बात आती है कि सर ये आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कैसे हार्मोन बनाता है, इसमें कौन कौन सी सेल्स मौजूद है? क्लियर हुई यहाँ तक बात? तो अब मैं लिख सकता हूँ सर, या मैं डायरेक्ट हेडिंग बना के लिखता हूँ। हम एक नई हेडिंग बनाते हैं। क्या लिखेंगे? सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। देखो बेटा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इवन एमपीसीएचओ में भी पूछा गया है। अब प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखो कि सर पेनक्रियास का कौन सा ऐसा पोर्शन है जो हार्मोन बना रहा है, उसका नाम क्या है? तो आप बता सकते हो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्लियर हुई बच्चा यहाँ तक बात? तो सर आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में कौन कौन सी सेल्स मौजूद है? अभी हमारी अगली हेडिंग क्या हो गई सर? सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्लियर हुई? तो मैं कह सकता हूं in which present mainly 4 types of glands, 4 types of cell, 4 types of cells। क्लियर हुई बच्चा यहाँ तक बात? सर कौन कौन सी जरा लिखा दो। तो लिखो बेटा सर 1 पहली है सर अल्फा सेल, दूसरी है सर बीटा सेल, तीसरी है सर डेल्टा या डी सेल, और चौथी है सर एफ सेल। क्लियर हो गई बात बेटा? क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात? अब बात आती है, अगर मैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस को ड्रॉ करूं, इसको ड्रॉ करूं बेटा मैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस को, तो मैं आपको इन सेल्स की लोकेशन थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कैसे बेटा? तो आप देखो कि ये हो गई सर, ये है एक आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब इसके अंदर बेटा ये देखो, ये रही ब्लड वेसल्स। ये डायग्राम हमने हमारे समझने के हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है बेटा? अब आप देखो कि अंदर से ब्लड आया और ये जाके बाहर जा रहा है ब्लड, ये ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है बेटा? ये ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है। अब हम जब खाना खाएं तो ब्लड यहाँ अंदर उधर अंदर से आएगा और इधर जाके बाहर चले जाएगा, इधर से बाहर चले जाएगा, इधर से बाहर चले जाएगा। और क्लियर यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इसके सेंटर पोर्शन में जो मौजूद है सर, इसके सेंटर मौजूद में रहती है सर बीटा सेल। क्या रहती है बेटा? बीटा सेल। आ गई बात समझ में? और थोड़ा सा बना देते हैं। ठीक है बेटा? और इसके पेरीफेरल एरिया में, किसमें बेटा? इसके पेरीफेरल एरिया में लोकेटेड होती है सर अल्फा सेल। कौन होती है बेटा? अल्फा सेल।
ये इसके पेरिफेरल एरिया में क्या मौजूद है सर? अल्फा सेल। और इन बिटवीन बीटा एंड अल्फा सेल दोनों सेल मौजूद होती है। रिमेन कौन कौन सी सर? एक होती है सर डेल्टा सेल, डेल्टा सेल भी मौजूद रहेगी इसके बीच बीच में, ठीक है, और एफ सेल भी मौजूद रहेगी। और कौन सी सेल मौजूद रहेगी सर? एफ सेल। क्लियर हो गया बेटा? तो मैं ये कह रहा हूं सर कि आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में मेनली कितने तरह की सेल है सर? 4 तरह की सेल, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गई? मतलब मैं अल्फा सेल के बारे में बोल सकता हूं सर, यहां तुम लिख सकते हो लोकेटेड एट सेंटर ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है सर। हाँ सॉरी, पेरीफेरिस में। अल्फा सेल कहाँ लोकेटेड है बेटा? पेरीफेरिस में, अभी हमने पढ़ा। लोकेटेड एट पेरीफेरल पोर्शन ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्लियर हुई बेटा? वही बीटा सेल तो सर सेंटर में लोकेटेड थी, तो मैं लिख सकता हूं लोकेटेड एट सेंटर ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्लियर हो गई बात बेटा? ये लाइन भी सेम टू सेम लिखना है। और इन दोनों के लिए लिख सकते हैं बोथ आर लोकेटेड इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा सेल्स। ठीक है बेटा? तो तीनों सेल्स कहाँ मौजूद है ये भी हम लोगों ने देख लिया। क्लियर हो गई बात यहां तक? यहां तक आपको कोई दिक्कत है सर? नहीं है। नोट्स को ध्यान से बनाना है, क्योंकि बेटा जब मैं एंडोक्राइन खत्म कर दूंगा तब 1 बाय 1 एक एक ग्लैंड के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, तो धीरे धीरे अपना लेवल अप करते जाएंगे, धीरे धीरे हम अपना लेवल क्या करते जाएंगे बेटा? अप करते हुए जाएंगे। और एक दिन हम एनक्लेस के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। क्लियर हो गई बात? चलो ठीक, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? नहीं है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, मैं यहाँ पे एक नोट डाल के लिख देता हूं, जैसा कि मैंने टेल के बारे में इंपॉर्टेंस बताई थी आपको, तो मैं यहाँ नोट डाल के लिख दूं तुम चाहो तो लिख सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। शॉर्ट में लिखा है बेटा, आप चाहो तो पूरा लिख लेना, या आप शॉर्ट वर्ड यूज करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट इन टेल ऑफ पेनक्रियास। टेल ऑफ पेनक्रियास में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या मौजूद होते हैं सर? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। देखो जैसा कि मैंने ड्रॉ भी किया था बेटा, ये आ जाओ, मैंने यहाँ ड्रॉ करके बताया था कि सर आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस मैक्सिमम कहाँ मौजूद है सर? टेल ऑफ पेनक्रियास में। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? और वही बात है कि सर लगभग एंडोक्राइन पोर्शन कितना है इसका? 1%। याद रखा? ठीक है सर। अब अगर आगे बढ़ूं बेटा मैं कि सर फंक्शंस ऑफ पेनक्रियास, क्या बात आ जाती है बेटा हमारी? फंक्शंस ऑफ पेनक्रियास क्या है सर? पेनक्रियास क्या फंक्शंस करती है? तो हेडिंग डालेंगे अब हम फंक्शंस ऑफ पेनक्रियास। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा हम? फंक्शंस ऑफ पेनक्रियास। फंक्शंस ऑफ पेनक्रियास। ठीक है बेटा? सर पेनक्रियास के फंक्शंस क्या क्या है? अब अगर मैं बोलूं कि सर पेनक्रियास के 2 मेन फंक्शन है। कितने मेन फंक्शन है बेटा? 2 मेन फंक्शन है। फर्स्ट वन हो जाता है सर एक्सोक्राइन फंक्शन, और दूसरा हो जाता है सर एंडोक्राइन फंक्शन। क्लियर हो गया सर? सर एक पोर्शन तो इसका एंडोक्राइन फंक्शन है और एक फंक्शन इसका सर एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन फंक्शन थोड़ा सा समझा देता हूं, क्योंकि ये तो डिटेल हम
डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि सर एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ pancreas is production of digestive enzyme and juices कि सर डाइजेस्टिव एंजाइम और डाइजेस्टिव जूस बनाने का काम या पेनक्रियाटिक जूस बनाने का काम किसका है सर? तो पेनक्रियास का। और वो फंक्शन को हम क्या कहेंगे सर? एक्सोक्राइन फंक्शन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है, अब एक्सोक्राइन फंक्शन को साइड में रखें और एंडोक्राइन फंक्शन पे आए। किस में आए बेटा? एंडोक्राइन फंक्शन में। तो अब हम आ जाते हैं सर एंडोक्राइन फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, इसके नीचे मैं लिख सकता हूँ सर कि एंडोक्राइन फंक्शन of pancreas is production of pancreatic hormone। पेनक्रियाटिक हार्मोन। आगे बात समझ में क्लियर? ठीक है, मतलब अब एक लाइन और लिखता हूं, फिर हम आगे इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। हम लिखते हैं कि इन एंडोक्राइन पार्ट, देखो इन एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास हैज 4 टाइप्स ऑफ सेल। अभी जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सर कि सर पेनक्रियास के अंदर जो उसका एंडोक्राइन पोर्शन है उसमें 4 तरह के सेल है सर। ये बता चुका हूं मैं, अल्फा बीटा डेल्टा और एफ सेल, ये बता चुका हूं मैं। वही लाइन मैंने यहाँ लिखी सर। क्लियर हो गई? तो बात आती है सर कौन कौन सी सेल्स। क्या बात आती है बेटा? कि सर कौन कौन सी सेल्स लोकेटेड है। आ जाओ एंडोक्राइन पोर्शन पे। तो सर इसमें मेनली 4 तरह की सेल्स पढ़ाई थी हम लोगों ने। फर्स्ट सेल कौन सी पढ़ी थी सर? अल्फा सेल। क्या पढ़ी थी हमने? अल्फा सेल। सेकंड सेल क्या पढ़ी थी बेटा हमने? बीटा सेल। थर्ड सेल क्या पढ़ी थी बेटा हम लोगों ने? डेल्टा या डी सेल। और लास्ट वन कौन सी पढ़ी थी सर हमने? एफ सेल। क्लियर हो गई बात यहां तक बेटा? अब बात आती है सर कि ये सारी सेल्स काम क्या करती है, क्या क्या बनाती है। तो पहले मैं अल्फा सेल की बात करूं। किसकी बात करूं बेटा? मैं अल्फा सेल की। ये अल्फा सेल क्या करती है? अल्फा सेल के बारे में अगर हम पढ़ना शुरू करें बेटा तो मैं कह सकता हूं अल्फा सेल का फंक्शन क्या है सर? प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागोन। इसका प्रोडक्शन करना सर? ग्लूकागोन का। आगे बात समझ में कि सर जो है अल्फा सेल क्या बना रही है? ग्लूकागोन। सेम बीटा सेल की बात करोगे बेटा में कि सर बीटा सेल का फंक्शन क्या है? तो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, है ना। इंसुलिन मैक्सिमम बच्चे यही जानते हैं कि बीटा सेल ओनली इंसुलिन बनाती है। तो बेटा बीटा सेल इंसुलिन के साथ साथ और भी बनाती है। और क्या बनाती है सर? तो ऑल्सो सिंथेसिस, क्या क्या सर? एमाइलिन और सी पेप्टाइड। अभी ये एमाइलिन और सी पेप्टाइड क्या होते हैं इनको हम थोड़ा आगे समझेंगे। थर्ड वन आ जाती है सर डेल्टा सेल। थर्ड वन क्या आ जाती है बेटा? डेल्टा सेल। सर डेल्टा सेल क्या करेगी? तो मैं कह सकता हूं प्रोडक्शन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ
सोमेटोस्टेटिन। किसका प्रोडक्शन करेगी सर ये? सोमेटोस्टेटिन का। क्या होता है अभी समझाऊंगा। सर बात करें एफ सेल की, किसकी बात करें बेटा हम? एफ सेल की। सर एफ सेल क्या काम करेगी? मैं कह सकता हूं सर सिंथेसिस ऑफ पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। आगे बात समझ बेटा। तो चारों सेल के फंक्शंस वो क्या बना रही है समझ में आ गया है। क्लियर हो गया यहाँ तक कि सर अल्फा सेल तो ग्लूकागोन बनाएगी, बीटा सेल इंसुलिन, एमाइलिन और सी पेप्टाइड बनाएगी, डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन बनाएगी और एफ सेल पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड बनाएगी। अब फर्दर ग्लूकागोन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, सोमेटोस्टेटिन क्या करता है और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या करता है, ये अब हम जानते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा ग्लूकागोन की, किसकी बात करूं बेटा मैं? ग्लूकागोन की। तो मैं कह सकता हूं सर it increase blood ग्लूकोज लेवल। क्या बढ़ाता है सर ग्लूकागोन? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल। कैसे बढ़ाता है सर? अभी मैं समझाऊंगा जब मैं इंसुलिन को एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा, ठीक है, या मैं अभी समझा देता हूँ, ठीक है। बात करूं कैसे, तो मैं कह सकता हूं बाय कैसे बढ़ाता है सर? मैं कह सकता हूं बाय डिक्रीजिंग पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। पहले आप लिखो, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं। सेकंड क्या करेगा सर ये? डिक्रीजिंग ग्लूकोज अपटेक बाय सेल। और क्या करेगा सर? और ये करेगा सर डिक्रीज मैं कहूंगा, या हम ऐसा कह सकते हैं कि सर इट इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय प्रमोटिंग ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। दो चीज आ गई भैया यहाँ पर। क्या क्या? देखो अब हम आते हैं वन बाय वन। एक लास्ट पॉइंट और लिखते हैं फिर हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है सर, वो क्या है? इट इंक्रीज मोबिलाइजेशन ऑफ फैट फ्रॉम एडिपोस टिश्यू। ठीक है बेटा। अब समझते हैं बेटा कि सर ये पॉइंट क्या क्या है, मतलब हमने क्या बोला सर, हमारी बात हुई सर कि जो ग्लूकागोन है, कौन बेटा? ग्लूकागोन। ये क्या कर रहा है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है। अब देखो पहली बात, ये ग्लूकागोन रिलीज कब होता है? ग्लूकागोन सर रिलीज कब होगा हमारी बॉडी में? तो मैं यहां पर ही एक लाइन ऐड कर दूं इसमें बेटा, यहां पर एक लाइन लिख देता हूं, इट रिलीज ड्यूरिंग डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल और
स्टारवेशन। स्टारवेशन, देखो बेटा, जब भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाए कि आपके ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाए, ठीक है, या आप स्टारवेशन में आप उपवास कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, ठीक है बेटा, जब आप उपवास कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, या आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, तब क्या होगा सर, अल्फा सेल एक्टिवेट होगी। क्या एक्टिवेट होगी सर, अल्फा सेल। ठीक है, अब मैं यहाँ ही एक्सप्लेन करता हूँ। चलो हम एक्सप्लेन करते हैं कि सर व्हेन, हेडिंग ही बना लेते हैं हम, रिलीज ऑफ ग्लूकागोन। ठीक है बेटा, रिलीज ऑफ ग्लूकागोन, ये हमारी हेडिंग हो गई। अब मैं कहूं कि सर व्हेन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, सर हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कैसे हो सकता है, ड्यू टू किसी भी कारण से हो सकता है सर, स्टारवेशन हो सकता है सर, फास्टिंग हो सकता है सर, हमने खाना नहीं खाया है 2 दिन से, किसी भी कारण से। ठीक है, जब ऐसा होगा तो क्या होगा सर, स्टिम्युलेशन ऑफ अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या करेगी सर, रिलीज ग्लूकागोन। क्या रिलीज करेगी सर, ग्लूकागोन रिलीज कर देगी। अब जैसे ही इन हमारी अल्फा सेल ने ग्लूकागोन रिलीज किया कि सर हमारा आज उपवास है, हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है और हम शाम तक कुछ खाएंगे नहीं, अब जब हम खाएंगे नहीं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाएगा, और सर ग्लूकोज कम हो जाएगा तो सर हमारी बॉडी में एटीपी नहीं बनेगी, क्योंकि ग्लूकोज से तो एटीपी बनती है। जब हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी बेटा। तो क्या होगा कि हमारी अल्फा सेल एक्टिवेट होगी और वो ग्लूकागोन को रिलीज कर देगी। जैसे ही ग्लूकागोन रिलीज हुआ, सबसे पहले आपको पता है कि सेंट्रल पोर्शन को प्रायोरिटी दी जाती है, और उसमें से भी वाइटल ऑर्गन को, कि सर एनर्जी सबसे पहले वाइटल ऑर्गन को दो। पेरिफेरल्स में थोड़े टाइम अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो चल जाएगा, पर ब्रेन को कंटिन्यूस ग्लूकोज चाहिए, हार्ट मसल्स को कंटिन्यूस ग्लूकोज चाहिए, रेस्पिरेटरी मसल्स और उसके ऑर्गन्स को कंटिन्यूस एटीपी चाहिए, अदरवाइज वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये जाएगा और पेरीफेरल या हमारी पेरीफेरीज में जाके क्या करेगा, ग्लूकोज का जो उपयोग कर रहे थे उसको क्या कर देगा सर, ये रिड्यूस कर देगा। मतलब इट रिड्यूस यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन पेरीफेरी। ठीक बेटा, कि हमारे जो एक्सट्रीमिटीज है इधर से सर ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। जब ऐसा हो जाएगा तो भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा। ठीक है, पेरीफेरीज या पेरीफेरल सेल्स, ठीक है, कि पेरीफेरल सेल्स में ग्लूकोज का सर यूटिलाइजेशन कम कर देगा। अब और क्या करें सर, अब इसको लगता है कि हमने पहले खाना खा के, मैंने आपको बताया था कि जब हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज ले लेते हैं तो हमारा लीवर क्या करेगा, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रख लेगा, कि जब जरूरत पड़ने पे उसी ग्लाइकोजन को वापस काय में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्लूकोज में, और उस ग्लूकोज को ब्लड में डाल दिया जाएगा। तो ये क्या करेगा सर, ये जाएगा लीवर के पास और मसल्स के पास, क्योंकि कुछ हमारे मसल्स हैं वो भी ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। तो ये क्या करेगा सर, ये ग्लाइकोलाइसिस करवाएगा। क्या कराएगा सर, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएगा। मैं लिख सकता हूं सर कि जैसे कि मैंने यहां बताया, अब देखो पहला काम क्या कराया सर इसने, ये लिखा हमने डिक्रीजिंग पेरीफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं सर, कि सर ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराएगा। क्या कराएगा सर, ये इट इंक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस
ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है सर? तो मैं बोल सकता हूँ ग्लाइकोजन को काई में कन्वर्ट कर देगा सर ये ग्लूकोज में, काई में कन्वर्ट कर देगा सर ग्लूकोज में। आ गई बात समझ? ठीक है, दो काम समझ में आ गए इसके। पहला काम ये रहा, काम ये रहा। तीसरा सर अब और क्या कर सकता है सर ये? सर अगर सोचो कि आपने आपने कल खाना कम खाया था तो आपके लीवर ने कम ग्लाइकोजन बना के स्टोर किया, और आज जो जरूरत है उसमें ग्लाइकोजन का यूटिलाइजेशन हो गया, अब लीवर के पास ग्लाइकोजन बचा ही नहीं। तब मैंने लास्ट में पहले पुरानी क्लास में एक बात और बताई आप लोगों को कि सर जब अगर हमने खाना खाया और एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाया तो क्या करेगा लीवर? कुछ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रख लेगा। अगर हम उस ग्लाइकोजन का उपयोग नहीं करते हैं तो बाद में उस ग्लाइकोजन को फैट में कन्वर्ट करके क्या कर लिया जाता है सर? मसल्स के अंदर लगा दिया जाता है। पर आज हमको जरूरत है और आज हमारे पास ग्लाइकोजन नहीं है, तो हम फैट को क्या करेंगे? निकालेंगे एडिपोज टिश्यू से, और उससे क्या बनाएंगे सर? एनर्जी। आगे बात समझ में? तो हम कह सकते हैं इट ऑल्सो इंक्रीज synthesis of glucose from फैट के साथ फैट से ग्लूकोज को बनाएगा ये। मैंने एक चीज बताई थी बेटा कि जब एडिपोज टिश्यू में फैट को जमा करते हैं तब हम एक उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या बेटा? डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। और जब हम एडिपोज टिश्यू से फैट को निकालते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं मोबिलाइजेशन। मतलब मैं एक बात बोल सकता हूं कि इंक्रीज मोबिलाइजेशन ऑफ फैट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। सर एडिपोज टिश्यू से ये क्या करेगा सर? फैट को निकाल लेगा और उससे क्या बना देगा सर? ग्लूकोज। थर्ड वन, अब सोचो आपका फैट भी खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया सर? फैट भी खत्म हो गया। ये फैट नहीं है तो सर थर्ड वन ये क्या करेगा सर? इट इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या करेगा सर? ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज करके। सर मैंने बोला था ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में कि सर क्या होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस। मतलब प्रोटीन, एमाइलेज और इन बाकी चीजों से सर ये क्या करेगा सर? ये ग्लूकोज बनाना शुरू कर देगा और ऐसे करके हमारे ब्लड में ग्लूकोज दूसरी जगह से ला के हमारे ब्लड में डालेगा और ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या कर देगा सर? ये इंक्रीज कर देगा। आ गई बात समझ में? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? और क्या कर सकता है? और क्या पॉइंट लिखे हैं सर हमने? आ जाओ वापस से प्रीवियस ईयर पेज पे। हमने लगभग सारे ही पॉइंट कवर कर लिए। क्लियर हुई बेटा? क्लियर हुई? और सर ये लास्ट काम और कर सकता है। लास्ट काम अगर मैं बोलूं ये कर सकता है सर डिक्रीज अपटेक ऑफ सेल्स। अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ऐसे लिखते हैं हम, डिक्रीज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अदर सेल। सर अदर बाकी कोई और सेल है जिनको ग्लूकोज देना अभी जरूरी नहीं है तो उन सेल्स में ग्लूकोज का अपटेक और उनसे जो है
यूटिलाइजेशन या उनका जो एटीपी सिंथेसिस है उसको वो रोक देगा, स्लो डाउन कर देगा। आगे बात ग्लूकागोन की समझ में बेटा। चलो आगे बढ़े। अब हम आगे अगर बात करूं बेटा मैं इंसुलिन की, किसकी बात करें बेटा हम? इंसुलिन की। अब हम बात करेंगे इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन होता क्या है, इंसुलिन क्या करेगा, कैसे करेगा, ठीक है बेटा। अब अगर मैं इंसुलिन की बात करूं बेटा, इंसुलिन थोड़ा सा हमारे लिए मेन हो जाता है, इंसुलिन के बारे में ज़्यादा समझना होता है। तो हम लिखे बेटा इंसुलिन का काम क्या है, पहले हम इंसुलिन का काम समझते हैं, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ लिख लेना, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। इंसुलिन, तो हेडिंग डाले हम इंसुलिन, ठीक है बेटा। सर इंसुलिन क्या होता है, तो मैं पहली लाइन लिखता हूँ बेटा, कहाँ से निकलता है सर ये? फ्रॉम बीटा सेल से। कहाँ से निकला? बीटा सेल से। क्या काम है सर इसका? डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है बेटा, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। एक लाइन और लिखता हूं, इट्स सिक्रीशन इज stimulated by increasing blood glucose लेवल। कि सर जब हमारे ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तब कि कौन स्टिमुलेट हो जाएगी सर? बीटा सेल। कौन स्टिमुलेट हो जाएगी सर? बीटा सेल। और जैसे ही बीटा सेल स्टिमुलेट हुई ये क्या रिलीज कर देगी सर? इंसुलिन। और इंसुलिन ब्लड में आते ही क्या कर देगा सर? स्टार्ट टू डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। और कैसे डिक्रीज करेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल बेटा? तो मैं कह सकता हूं डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय shifting of glucose into cell। सर बाय शिफ्टिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल क्या करेगा सर? ये ग्लूकोज को ब्लड में से निकाल के सेल के अंदर डालता जाएगा। क्यों सेल के अंदर डालेगा सर? फॉर एटीपी सिंथेसिस के लिए। कि सर जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा तो सेल में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया उस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करके क्या बना देगा? एटीपी। आगे बात समझ में आता? ठीक है सर, यहाँ तक आगे बात समझ में। फिर सर और कैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है सर ये? और कैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करेगा सर ये? बाय इंक्रीजिंग पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। सर पेरिफेरल सिस्टम में जो हमारी एक्सट्रीमिटीज है उसमें भी ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन क्या कर देगा सर? ये बढ़ा देगा। और क्या करेगा सर ये? अगर हमारे ब्लड में इतना सब कुछ करने के बाद भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है सर, तो सर इट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। टाइम कन्वर्ट कर देगा सर, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और उसको लीवर में स्टोर कर देगा और ऐसे करके ब्लड ग्लूकोज लेवल रिड्यूस कर देगा। आगे बात समझ में आता? ठीक है सर। अब इंसुलिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं सर। सर इसका सिक्रीशन कब स्टिमुलेट हुआ था? कब सेल्स स्टिमुलेट हुई? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। तो और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो बीटा सेल स्टिमुलेट हुई और बीटा सेल ने क्या स्टार्ट कर दिया सर? इंसुलिन का सिक्रीशन। और जैसे ही इंसुलिन आया उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया सर? ब्लड ग्लूकोज लेवल का कम करना स्टार्ट कर दिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना स्टार्ट कर दिया। और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होना स्टार्ट हुआ तो सर अगर हम इंसुलिन को नहीं रोके तो ये तो बहुत ज्यादा कम कर देगा। तो जब ब्लड ग्लूकोज को कम करना है या ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करना है तो इंसुलिन को अब रोकना पड़ेगा, बीटा सेल को अब वो रोकना पड़ेगा कि अब वो और इंसुलिन नहीं निकाले।
तो सर इसको रोकने के लिए एक हार्मोन आता है, मतलब एक लाइन लिख दूं सर यहाँ पर, सिक्रीशन ऑफ या सॉरी, हाँ, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इज इनहिबिट बाय सोमेटोस्टेटिन। किसके द्वारा बेटा? सोमेटोस्टेटिन के थ्रू। मैंने पढ़ाया था डेल्टा सेल से निकलता है। सेम ग्लूकोज का सिक्रेशन भी कौन रोकेगा? सोमेटोस्टेटिन। कौन रोकेगा? सोमेटोस्टेटिन। मतलब सर ग्लूकागोन किससे इनहिबिट होता है? सोमेटोस्टेटिन से। इंसुलिन किससे इनहिबिट होता है सर? सोमेटोस्टेटिन से। क्लियर हो गई बात? ठीक है सर। अब इंसुलिन के बारे में और बात बताऊं बेटा, तो मैं इंसुलिन के बारे में एक लाइन और लिख सकता हूं। क्या है सर? इंसुलिन के बारे में क्या लिखेंगे? इट इज पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है बेटा? ये पेप्टाइड हार्मोन। मैं लिख सकता हूं सर, इट इज पेप्टाइड हार्मोन्स। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब कह सकता हूं मीन्स इट्स रिसेप्टर आर present are present on सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि सर ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। जब मैंने हार्मोन का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि कौन से हार्मोन के रिसेप्टर सेल के अंदर होंगे, कौन से हार्मोन के रिसेप्टर सेल के बाहर होंगे। मतलब सर इंसुलिन के रिसेप्टर कहाँ होने चाहिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। क्यों? क्योंकि इंसुलिन प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। सर इसके रिसेप्टर का क्या नाम है? अभी पूछ ले कि इंसुलिन कौन से रिसेप्टर पे जाके जुड़ता है, तो मैं कह सकता हूं इट्स रिसेप्टर इज नॉन एज क्या कह सकते हैं सर हम? टायरोसिन टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। आगे बात समझ में? टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। कि सर उन रिसेप्टर के नाम बताओ जहां पर इंसुलिन जुड़ता है, तो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। एक चीज और ध्यान रखना, इट इज एक स्पेशल लाइन या नोट डाल देते हैं हम, नोट इट इज ऑल्सो रिसेप्टर फॉर। एक ट्रिक बताता हूं, क्या है बेटा इसकी ट्रिक? जी टी या जी, देखो इसके जो रिसेप्टर है बेटा, एक है ग्रोथ हार्मोन के लिए, प्रोलैक्टिन के लिए और इंसुलिन के लिए। तो बेटा जीपीआई करके तुम याद रख सकते हो कि सर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर पर कौन कौन से हार्मोन्स जुड़ सकते हैं? तो ग्रोथ हार्मोन जुड़ सकता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जुड़ सकता है और इंसुलिन हार्मोन जुड़ सकता है। क्लियर हुई बेटा यहाँ तक बात? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? एक बात और आ जाती है कि सर इस हार्मोन को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? हम अगले पेज पे लिख सकते हैं, इट इज डिस्कवर्ड बाय, क्या लिख सकते हैं बेटा हम? इट इज, क्या लिखेंगे बेटा हम? इट इज डिस्कवर्ड बाय सर बेंटिंग एंड मैक मैकलेंड।
बेंटिन एंड मैकलेट ने सर इसको सबसे पहले डिस्कवर किया। इसका स्ट्रक्चर किसने दिया सर? तो एक लाइन और लिख लो बेटा, इट्स स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय सेंगर। किसके थ्रू सर? सेंगर। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंसुलिन का स्ट्रक्चर बताया और ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंसुलिन के बारे में बताया। आ गई बात समझ में बेटा? एक चीज और आ रही थी अब हमारी, क्या आ रही थी कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये प्रोटीनियस हार्मोन है। कैसा है सर? पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन है सर। तो सर ये बना काय का होगा? अमीनो एसिड का। तो मैं एक लाइन और लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? इंसुलिन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड या प्रोटीन है ना, इन विच हैव टू चेन। इसमें प्रोटीन की कितनी चेन होगी सर? 2 चेन होगी। एक पहली कौन सी होगी सर? अल्फा चेन, और दूसरी कौन सी होगी सर? बीटा चेन। अल्फा चेन और बीटा चेन। अब बात आती है बेटा, यहां से कभी एक क्वेश्चन बन जाए तो अब तुम देखो, ये अल्फा चेन है और ये बीटा चेन है। बेटा बीटा चेन कैसी होगी? बड़ी होगी। अल्फा चेन कैसी होगी? छोटी होगी। क्लियर हो गई बात? अभी इनके बीच बीच में अमीनो एसिड लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं बेटा? अमीनो एसिड। सर अमीनो एसिड की जो चेन है, प्रोटीन हमने देखा है, अमीनो एसिड क्या है सर? प्रोटीन की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। और ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ के सर क्या बना लेते हैं? एक चेन बना लेते हैं, और वो चेन आगे फर्दर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाने में हमें हेल्प करेगी। तो ऐसे ही इंसुलिन बनाने में अमीनो एसिड्स ने एक चेन बनाई, तो 2 चेन ने मिलकर इंसुलिन बनाया। और जो पहली चेन थी उस चेन को क्या बोला हमने सर? अल्फा चेन। और दूसरी चेन को हमने क्या बोला? बीटा चेन। और इसमें प्रोटीन की बहुत ये अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर अल्फा चेन में कितने अमीनो एसिड्स हैं? तो बोलना 21 अमाइनो एसिड। सर बीटा चेन में कितने हैं? तो बोलना 30 अमाइनो एसिड। 30 अमाइनो एसिड। और टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन इंसुलिन तो बोलना 51 अमाइनो एसिड। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई? टोटल कितना होगा सर? 51 अमाइनो एसिड्स। क्लियर हो गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो मुझे लगता है इंसुलिन के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने तुमको पढ़ा दी है। कैसे ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा, क्या किसने इसकी डिस्कवरी करी, किसने इसका स्ट्रक्चर दिया, उस स्ट्रक्चर में सर किसने बताया कितने अमीनो एसिड्स हैं, कितनी चेन है, ये इसके रिसेप्टर कौन से हैं, इसके रिसेप्टर के नाम का क्या है, इसके रिसेप्टर पे और कौन से हार्मोन्स जुड़ सकते हैं। आई थिंक ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। अब मैंने एक बोला था कि सर जो हमारी बीटा सेल है, क्या बेटा? बीटा सेल जो सर हमारी है उसमें से एक और हार्मोन या एक और सब्सटेंस बन रहा था जिसका नाम था क्या? सी पेप्टाइड। क्या नाम था बेटा? सी पेप्टाइड। आ जाओ प्रीवियस पेज पे, ये आ जाओ। मैंने बोला था सर कि सर बीटा सेल ऑल्सो रिलीज क्या? सी पेप्टाइड। बेटा ये सी पेप्टाइड क्या है? एमाइलिन जो है मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाऊंगा आपको। अभी बात आती है सी पेप्टाइड क्या है। तो मैं कह सकता हूं सर सी पेप्टाइड, आगे हेडिंग डाल लेना, मैं यहीं लिख रहा हूं, आप आगे लिख लेना, ठीक है? क्या लिखोगे? इट प्रोड्यूस इन इक्विमोलार concentration along with इंसुलिन। ठीक है बेटा? कि सर इट प्रोड्यूस इन इक्विमोलार कंसंट्रेशन अलोंग विथ इंसुलिन।
मैं बताऊं इस लाइन का, जितना इंसुलिन बनेगा उतना ही क्या बनेगा सर, सी पेप्टाइड, पेप्टाइड। आगे बात समझ में, मतलब फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स इंसुलिन के बने हैं तो 100 मॉलिक्यूल्स ही किसके बनेंगे सर, सी पेप्टाइड के। ठीक है, ये सी पेप्टाइड यूरिन के साथ बाहर आ जाता है, किसके साथ बाहर आ जाता है बेटा, यूरिन के साथ। अब मुझे पता करना है कि इंसुलिन का सिंथेसिस कितना होता है। जैसे कि 2 मिनट के लिए समझो, अगर इंसुलिन कम बना तो सी पेप्टाइड भी कम बनेंगे। किसी पर्सन में इंसुलिन कम बन रहा है तो उसी पर्सन में सी पेप्टाइड भी कम बनेंगे, सी पेप्टाइड यूरिन के साथ बाहर आएगा। तो अगर बेटा मुझे चेक करना है, क्या चेक करना है कि किसी व्यक्ति में कितना इंसुलिन बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उस बंदे के यूरिन में सी पेप्टाइड की मात्रा चेक कर लूंगा। किसकी मात्रा चेक कर लूंगा, सी पेप्टाइड की। और जब मैं सी पेप्टाइड की मात्रा देख लूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि जितना सी पेप्टाइड बना है उतना ही क्या बना होगा, इंसुलिन। तो यहाँ से एक चीज आ जाती है बेटा, जब मैं यहाँ एक लाइन लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा बेटा मैं, इट इज यूज्ड एज endogenous marker of insulin production, इंसुलिन प्रोडक्शन। आई बात समझ में यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा अब हमारी मेन हेडिंग होगी, वो होगी बेटा सोमेटोस्टेटिन। क्या होगी अब हमारी मेन हेडिंग, सोमेटोस्टेटिन। चल अब नेक्स्ट हार्मोन पढ़ेंगे सोमेटोस्टेटिन, या मैं प्रीवियस पेज पे आ जाते हैं हम। सोमेटोस्टेटिन, चलो अगले पेज पे लिखना पड़ेगा हमको, हेडिंग डालो सोमेटोस्टेटिन। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, मैंने जब हार्मोन्स पढ़ाए थे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के, तो मैंने बताया था हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो क्या निकलवाएगा, GH। आगे बात समझ में। फिर मैंने बोला था इस ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करना है तो एक हार्मोन आता है GHIH। तो मैंने बोला बेटा इसका दूसरा नाम भी क्या है, सोमेटोस्टेटिन। क्या है, सोमेटोस्टेटिन, मतलब ये सेम है हाइपोथैलेमस के GI जैसा। तो सर ये सोमेटोस्टेटिन क्या करता है बेटा, सोमेटोस्टेटिन के बारे में ज़्यादा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है बेटा, और आज हमको पेनक्रियास पूरा खत्म करना है। तो अगर मैं बोलूँ सोमेटोस्टेटिन के बारे में, किसके बारे में, सोमेटोस्टेटिन के बारे में, तो मैं लिख देता हूँ बेटा, इट inhibit or decrease release of insulin from beta cell, glucagon from अल्फा सेल, और क्या करेगा, HCl फ्रॉम, स्टोमक नहीं लिख के हम लिखते हैं फ्रॉम पेराइटल सेल ऑफ स्टोमक। ठीक है बेटा, और सर और क्या डिक्रीज करेगा सर, ये ग्रोथ हार्मोन, और डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यू। आगे बात समझ में बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि सर सोमेटोस्टेटिन क्या करता है। तो सर सोमेटोस्टेटिन, वर्ड स्टेटिन का मतलब समझो, किसका बेटा, वर्ड स्टेटिन क्या कह रहा है, रोकने वाला। क्या कह रहा है, रोकने वाला हार्मोन। स्टेटिन उसी हार्मोन के पीछे स्टेटिन वर्ड लगा हुआ आएगा, जो हार्मोन किसी और चीजों के फंक्शंस को रोकेगा या किसी और हार्मोन के सिक्रेशन को रोकेगा। सेम क्या कर रहा है सर, ये सोमेटोस्टेटिन इंसुलिन को रोक देगा, कम कर देगा, ग्लूकागोन को रोक देगा, HCl जो हमारे स्टमक में HCl निकल रहा है उसको रोक देता है ये, और ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को रोक देता है। आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको ये इनहिबिट करता है, पर ये मेन चीजें थी, याद रखना है बेटा।
ठीक है। लास्ट वन हमारा बच जाता है बेटा एफ सेल। तो बेटा जब पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है, इसके लिए हम एक दिन स्पेशल क्लास लेके इनको समझेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपने इसके नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि जब मैं एमसीक्यूज लेके आऊंगा तब मैं उम्मीद करूंगा आप इसके एमसीक्यूज को जल्दी से जल्दी सोल्व करें, और आप मेरा वेट ना करके आप जो आपकी बुक है जिसमें एमसीक्यूज की जो भी आपकी बुक है उसमें से एंडोक्राइन सिस्टम के एमसीक्यूज लगाने की कोशिश करो। अगर एमसीक्यूज नहीं लगता है या इस नोट्स में से कुछ मिस होता है तो जो नीचे नंबर आ रहे हैं उन नंबर में से आप व्हाट्सअप करो और उस नंबर पे हमको बता दीजिए कि सर ये वाला टॉपिक छूट गया है या ये वाला एमसीक्यूज हमसे नहीं बन रहा है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगली क्लास में। हमारी अगली क्लास जो होगी वो किसके ऊपर होगी बेटा, वो हमारी एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर होगी। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय।